क्रमांक 3 बस की यात्रा, जिनके रचनाकार श्री हरिशंकर परसाई हैं। आज हम इसके तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। 2 भाग हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस खड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। एक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। यानी बस का बार बार रुकना। चलते चलते बस एक बार फिर रुक गई। ड्राइवर ने अनेक तरकीबें की, यानी अनेक उपाय किए जिससे कि वे चले, लेकिन उसने तो सविनय अवज्ञा आंदोलन एक तरह से शुरू कर दिया हो। जैसे अंग्रेज सरकार के विरुद्ध भारतीयों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन मार्च 1930 में प्रारंभ किया था कि अंग्रेज सरकार की बात नहीं मानना। इसी प्रकार जैसे कि बस ने ही एक प्रकार से आंदोलन कर दिया कि वह यात्रा आज तो पूरी नहीं करवाई। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, जो इस बस में यात्रा कर रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक का अर्थ होता है संयोग की बात है। ये तो संयोग की बात है। बाकी रोज बस ठीक से चलती है, लेकिन आज बस बार बार धोखा दे रही है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। क्षीण चांदनी, कमजोर चांदनी रात में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस ऐसे खड़ी हो गई, खराब हो गई रास्ते में। लगता था जैसे कोई चलते चलते वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी, हमें दुख हो रहा था कि बेचारी पर हम लदकर चले आ रहे हैं। इस बस को कितना कष्ट हो गया। वृद्धावस्था में हम इसके ऊपर बैठकर आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया, यानी अगर ये मर गई बस, तो हमें ही इस बियाबान में, बियाबान का अर्थ जंगल में, हमें इसकी अंत्येष्टि क्रिया करनी पड़ेगी। जंगल में ही इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। यहाँ एक लेखक ने उस बस की तुलना एक स्वस्थ व्यक्ति से, एक वृद्धा से की है जिस पर हम लदकर आ रहे थे। यह एक प्रकार से यातायात व्यवस्था पर लेखक ने बहुत बड़ा व्यंग्य किया है। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जलने लगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला, उसको कुछ ठीक किया, तो बस आगे चली थोड़ी, लेकिन उसकी चाल और कम हो गई, उसकी गति और कम हो गई। धीरे धीरे जैसे वृद्ध व्यक्ति बीमार होता है, धीरे धीरे उसकी सब बीमारियां बढ़ती जाती है और एक दिन मृत्यु हो जाती है, उसी तरह बस का हाल भी वही था। उसकी अब चाल कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, यानी उस बस की हेडलाइट थी वह भी कमजोर होने लगी। जो प्रकाश देना चाहिए था वो प्रकाश सड़क पर नहीं दे रही थी। उस वृद्धा की आंखें की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। अब वह चांदनी रात में बस ठीक तो हो गई, लेकिन उसकी गति धीरे हो गई थी। उसकी जो प्रकाश होता है सड़क पर गिरना चाहिए वह नहीं गिर रहा था। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती तो वह ड्राइवर उसको एकदम साइड में खड़ी कर देता था कि दुर्घटना होनी ना हो जाए। वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती, कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। और एक प्रकार से वह ड्राइवर उसको साइड में खड़ी कर देता। बस या कोई गाड़ी जाती पास में, फिर वह अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाता। एक पुलिया के ऊपर पहुंचते ही एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा।
वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे थे। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अब बस आगे बढ़ रही थी, तभी एक पुलिया आता है। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि पुनः बस गड़बड़ हो गई। एक टायर फिस करके बैठ गया, बहुत जोर से हिलकर थम गई। बस बहुत जोर से, एक प्रकार से कंपन होकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो पास में नाला था, उसमें गिर भी जाती थी और यात्रियों की जान चली जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक ने उसकी ओर श्रद्धा भाव से देखा कि यह व्यक्ति ये जानता है कि इसके टायर खराब है, बस की स्थिति खराब है, फिर भी स्वयं की जान को भी जोखिम में डाल रहा था और यात्रियों की जान को भी जोखिम में डाल रहा था। तो उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर रखकर अपनी जान की परवाह किए बगैर इसी बस से सफर कर रहे थे। उत्सर्ग की ऐसी भावना, यानी बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ है, यानी बहुत कम मिलती हैं। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। आज इस सामान्य बस में यात्रा करके अपनी जान स्वयं डाल रहा है, जान दे रहा है। अगर जान ही देनी है तो देश के लिए कुर्बानी, देश के लिए बलिदान देकर देनी चाहिए। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। इस प्रकार लेखक यहाँ उसके ऊपर एक व्यंग्य, अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मारे जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए अपने प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। यही स्थिति देखिए बस की, जिसके टायर बहुत घिसे हुए थे, बहुत कमज़ोर थे, फिर भी लेखक उसी बस को चला रहा था। अगर बस नाले में गिर जाती और हम सब मारे जाते तो देवता उसका स्वागत करते कि देखो ये महान आदमी धरती से आ रहा है जिसने एक टायर के लिए अपने प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। अब उस हिस्सेदार ने, ड्राइवर ने दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर ठीक किया और फिर बस चलने लगी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। आगे की बस मिलेगी, समय पर ऑफिस पहुंचेंगे, इसकी चिंता छोड़ दी थी। हमें तो ये था कि हम ठीक से पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। हो सकता है हम इस लोक से सीधे भगवान के घर नहीं पहुंच जाएं। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी जिंदगी में कहीं पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना। प्रयाण का अर्थ होता है प्रस्थान कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। एक बस का भाई लास्ट स्टॉप ये होगा, कोई मंजिल नहीं। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। अब हमने धैर्य धारण किया, बस अब भगवान पर छोड़ दिया कि जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। हम बेताबी, तनाव खत्म हो गए हमारी। हम बड़े इत्मीनान के साथ, धैर्य के साथ घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया और इस प्रकार यात्रा पूर्ण हुई। शब्दार्थ, तरकीब, उपाय या तरीका, इत्तेफाक, संयोग, क्षीण यानी कमजोर, ग्लानि, दुख, अंत्येष्टि यानी अंतिम क्रिया, उत्सर्ग, त्याग, दुर्लभ, बहुत कठिनाई से प्राप्त होने वाला, प्रयाण,
प्रस्थान, बेताबी, बेचैनी, बियाबान यानी जंगल। बोध प्रश्न, पुलिया पर पहुंचते ही क्या हुआ? पुलिया पर पहुंचते ही क्या होता है? बस का टायर पंचर हो गया और बस जोर से हिलकर रुक गई। प्रश्न 2, बस अगर स्पीड में होती तो क्या हो सकता था? बस उछलकर नाले में गिर जाती और सभी यात्री मारे जाते। लेखक के अनुसार कंपनी के हिस्सेदार को क्या होने चाहिए था? क्रांतिकारी आंदोलन का नेता। लेखक के अनुसार कंपनी के हिस्सेदार को किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। लेखक ने कहां पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी? पन्ना। बस की मंजिल कहां थी? परलोक। गृह कार्य, सविनय अवज्ञा का प्रयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है? लिखिए। आप अपनी किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को याद करते हुए लेख लिखिए। आपने भी जीवन में यात्राएं की होगी बहुत सारी, किसी एक यात्रा का वर्णन कीजिए। अनुमान कीजिए, यदि बस जीवित प्राणी होती, बोल सकती, तो वह अपनी बुरी हालत और भारी बोझ के कष्ट को किन किन शब्दों में व्यक्त करती? लिखिए। ये 3 प्रश्न गृह कार्य में तथा जो बोध प्रश्न समझाए, इन दोनों प्रकार के प्रश्नों को उत्तर पुस्तिका में करना है।